खोल दे मेरे पंख ये कहता है परिंदा, ये जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अब तो पूरा आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को देखकर समुद्र की बेबसी ना समझ के नादान, क्योंकि जितना गहराई अंदर है बाहर आना उतना तूफान बाकी है। प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। नमस्ते, मैं हूं चिरंजीत महतो। आप सबको आपका अपना प्यारा सा खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल आजाद परिंदे में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का साइंस बुक का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। हम कब कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ, इनकी जो डेफिनेशन है इसको सबसे पहले समझते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस होता यह है कि जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात जो पदार्थ की पहले गुणधर्म होती है वो गुणधर्म केमिकल रिएक्शंस के बाद उसकी जो गुणधर्म होती है ये चेंज होता है। क्या होता है? रिपीट। जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिल करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक इंग्लिश में इसे रिएक्टेंट कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो पदार्थ किसी केमिकल रिएक्शंस में अपनी भागीदारी निभाते हैं उसे अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूंगा कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे आपका बनता है वाटर। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये रासायनिक अभिक्रिया में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। अर्थात हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? अभिकारक। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? अभिकारक। उत्पाद के बारे में जानते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें जो न्यू यानी कि नया गुणधर्म वाले जो पदार्थ मिलते हैं उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो अब हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कब संपन्न हुई। हम कब कहेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे संपन्न हुआ, इनकी जो विशेषताएं होती है इन पर हम जिक्र करते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होंगे उसमें आपको चेंज इन कलर यानी कि रंग में परिवर्तन मिलेंगे, उसके ढंग में अवस्था में परिवर्तन मिलेंगे। जैसे कि पदार्थ की जो अवस्था होती है ठोस, द्रव्य और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो रिएक्टेंट होती है, हो सकता है कि रिएक्टेंट में गैस हो, अब रिएक्शंस हो जाने के बाद वो सॉलिड में चेंज हो जाए तो रंग में परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, टेम्परेचर में भी चेंज होगी। मतलब टेम्परेचर जो होता है, हो सकता है रिएक्शंस के दौरान, केमिकल रिएक्शंस के दौरान जो टेम्परेचर होती है वो टेम्परेचर में इंक्रीज करे या डिक्रीज करे। तो ये भी इनकी विशेषताएं होती, हम तब कहेंगे जब ये तापमान में भी परिवर्तन हो। अवक्षेपण की प्राप्ति, मित्रों अवक्षेपण ये होती है कि जब कभी किसी केमिकल रिएक्शंस में यानी कि अविलय जो कि जल्द नहीं घुलता है वैसे पदार्थ का यहाँ पे निर्माण होती है तो हम उसे कहते हैं अवक्षेपण की प्राप्ति। हम तब भी कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ। प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन, ऊर्जा की उत्पत्ति या ह्रास। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसे भी होती है जिसमें कि एनर्जी लॉस कर जाता है। कुछ रासायनिक ऐसे भी अभिक्रिया ऐसे भी होती है जिसमें एनर्जी लॉस कर जाते हैं और ऊर्जा की उत्पत्ति भी होती है। तो मित्रों आप ये इनकी जो विशेषताएं होती है, अब हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई सारी चीज हमें देखने के लिए मिले तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शंस होती है। तो बच्चों हमारे डेली लाइफ में जो आने वाली कुछ रासायनिक अभिक्रिया हैं उनके बारे में आपको थोड़ा फील कराते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, लोहे में जल लगना। अब देखिएगा जब लोहा होती है, जो मॉइस्चर यानी कि नमी जल के संपर्क में आते हैं या ऑक्सीजन के संपर्क में काफी अरसे तक रहते हैं तो जंग लगने लगता है। भोजन का पाचन यानी हमारे शरीर में जो डाइजेशन की क्रिया होती है ये भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है।
क्रिया के दौरान हमारे शरीर में जो पदार्थ के बड़े अणु होते हैं ये छोटे छोटे सरल अणु में टूट जाते हैं। जैसे कि जिस पदार्थ में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं वो ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, जिस पदार्थ में हमें प्रोटीन मिलते हैं वो अमीनो एसिड में चेंज होते हैं, जिस पदार्थ में वसा मिलते हैं वो वसीय अम्लों में चेंज हो जाते हैं। श्वसन की क्रिया अर्थात जो रेस्पिरेशन सिस्टम है हमारे शरीर में, जो रेस्पिरेशन का सिस्टम होता है ये भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शंस होती है। अर्थात जो पाचन क्रिया के दौरान जो ग्लूकोज बनते हैं हमारे शरीर में, तो ग्लूकोज का विखंडन होते हुए हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है। दूध से दही बनना ये भी एक प्रकार की केमिकल रिएक्शन है। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता देखिएगा गर्मियों में जब कभी जो सब्जी वगैरह होते हैं बहुत जल्दी खट्टा होने लगते हैं तो इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। अब आते हैं केमिकल इक्वेशन पर। रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक समीकरण ये होती है कि जो अभिकारक होते हैं अर्थात जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं और जो उत्पाद होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं उनका नाम न लिखकर उनके संकेत या अनुसूत्र की सहायता से जब हम लोग संक्षिप्त रूप में लिखते हैं तो उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण आपको दे रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे आपका बनता है जल का निर्माण होता है। तो हाइड्रोजन यानी कि H2, हाइड्रोजन का यहाँ पे हमें संकेत या अनुसूत्र का प्रयोग करना है। हाइड्रोजन यानी कि गैस में है तो हमने इसका सूत्र का उपयोग किए, और ऑक्सीजन यानी O2, अब यहाँ पे आपका बनता है H2O। इसकी स्टेट के बारे में यदि हम लोग जानते हैं तो हाइड्रोजन गैस अवस्था में, ये भी गैस अवस्था में, और ये लिक्विड अवस्था में होता है। तो आई रिपीट, केमिकल इक्वेशन वही होती है जब हम अभिकारक और उत्पाद के बदले में उनका नाम ना लिखकर उनके संकेत या अनुसूत्र का प्रयोग करते हैं तो उसे केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। अब हम कुछ केमिकल इक्वेशंस आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं और इनकी जो स्टेट होती है, जो पदार्थ की जो अवस्था होती है, ये 3 अवस्था की होती है। जब कोई पदार्थ गैस अवस्था में रहती है, गैस अवस्था में, तो हम वहाँ उस पदार्थ के सामने जी लिखते हैं, जी से डिनोट करते हैं। जब लिक्विड अवस्था में होती है, लिक्विड अवस्था में होती है तो हम लोग वहाँ पे एल लिखते हैं। और जब सॉलिड अवस्था में होती है, सॉलिड अवस्था में जब होती है तो एस ब्रैकेट में लिखे जाते हैं पदार्थ के सामने। कोई कंपाउंड्स हो, कोई एलिमेंट्स हो, उसके सामने ये संकेत लिखा जाता है। अब जब कोई पदार्थ जिसमें जल मिला हुआ रहता है तो उसके सामने में हम लोग लिखते हैं एक्यू, एक्वस, है ना, उसे एक्वस कहा जाता है। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस हम लोग देखते हैं। जो कार्बन होती है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराने पर CO2 बनता है। तो कार्बन यहाँ पे सॉलिड स्टेट में होता है, ऑक्सीजन गैस स्टेट में होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रोडक्ट बनता है। अब दूसरा यदि हम लोग देखते हैं CO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे बोलते हैं चूना पत्थर। चूना पत्थर में जब हीट दिया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा हुआ चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट मिलते हैं हम लोग को, और ये सॉलिड अवस्था में, ये भी सॉलिड अवस्था में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में। अब देखते हैं दूसरा जो हम लोग का रेस्पिरेशन यानी कि जो श्वसन क्रिया होती है, इसमें जो रिएक्शंस होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज हमारे शरीर में पाचन क्रिया के अंतर्गत बनते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला था C6H12O6। ग्लूकोज के साथ लोग श्वसन प्रक्रम के दौरान सांस लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं, और जल मिला के यहाँ पे बनता है प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। तो इस केमिकल रिएक्शंस को हम बैलेंस कर देते हैं। तो बैलेंस करने के लिए 6 6 6 12 आप लोग के लिए एक लेक्चर होंगे जिसमें केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। हम लोग का नेक्स्ट वाला जो वीडियो होंगे
में केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है और क्यों किया जाता है उस मुद्दे पे होंगे। इस तरह का और भी बहुत सारा रिएक्शंस होती है, जैसे कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पे बनता है Na2O, अर्थात सोडियम सॉलिड में, ऑक्सीजन गैस में, और ये सॉलिड अवस्था में होती है। अब दूसरा रिएक्शन यदि हम देखने जाते हैं तो लोहा Fe प्लस CuSO4 रिएक्ट करते हैं कॉपर सल्फेट के साथ। जब लोहा रिएक्ट करते हैं तो आपका बनता है FeSO4 प्लस Cu, अर्थात जो कॉपर होती है ये लोहे की तुलना में थोड़ा कम अभिक्रियाशील होते हैं, इसीलिए लोहा यहाँ पर कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को डिस्प्लेस कर देते हैं। इसकी जो कॉपर स्टेट होंगे सॉलिड में, ये एक्वस में, ये भी एक्वस में, ये सॉलिड अवस्था में होंगे। और भी बहुत सारी रिएक्शंस होती है, जैसे कि 6 नंबर पे हम लोग जाते हैं तो आपका मिलता है H2O। H2O जो होती है इसमें जब विद्युत धारा प्रोवाइड की जाती है, अर्थात करंट दिया जाता है, जब इसमें करंट दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें दिया जाता है तो H2 प्लस O2 फॉर्म करता है। आपके एनोड पे ऑक्सीजन प्राप्त होती है और कैथोड पे हाइड्रोजन प्राप्त होता है। ये लिक्विड में, ये गैस में और ये गैस में। तो इस प्रकार की तमाम रिएक्शंस आपके लिए यहाँ पे दिया गया है। और आपका जो नेक्स्ट वाला वीडियो होंगे वो केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। और एक मुद्दा यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस होती है आपका, तो केमिकल रिएक्शंस को में जो प्रोडक्ट बनते हैं यदि हम इसका रिवर्स करें तो किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा ये संभव नहीं हो पाता है। आपको यदि जैसे कि हम बता दें कि H2 प्लस O2 आपका बन जाता है H2O। अब H2O से यदि हम लोग को प्राप्त करनी हो H2 और O2 तो किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा ये संभव नहीं हो पाता है। यदि हम लोग किसी केमिकल मेथड को यहाँ पे एप्लीकेबल करते हैं तो ये संभव हो सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो आने वाले वीडियो है आप तक बहुत जल्दी से पहुंचे। तो यही उम्मीद और यही आशा